क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसेट्स विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ इज कॉल्ड एज सबस्टैंडर्ड एसेट, लॉस एसेट, डाउटफुल एसेट्स, नन ऑफ द दिस। अपने को एक बात ध्यान रखनी है, ऐसी जो प्रॉपर्टी है या 12 महीने से या कम टाइम पीरियड के लिए एनपीए बनी हुई है उनको हम बोलते हैं घटिया या सब स्टैंडर्ड एसेट्स। क्या बोलते हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए ही है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो जो एसेट्स हमारा 12 महीने या उससे कम टाइम पीरियड के लिए एनपी बनी हुई है उनको बोलते हैं हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स। और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए एनपी बनी हुई हैं तो उनको हम बोलते हैं डाउटफुल एसेट्स। क्या? डाउटफुल एसेट्स। और यदि बैंक इसको पूरी तरह से डूबा हुआ मान लेना तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम फिर बोल देते हैं लॉस एसेट्स। क्या बोलते हैं? लॉस एसेट्स। तो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या पूछा गया था? 12 महीने से इससे कम टाइम पीरियड के लिए एनपी बनी हुई है तो हमारा आंसर सब स्टैंडर्ड एसेट्स रहेगा। तो 12 महीने से ज्यादा होती तो हम उसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट्स। और अगर उन्हीं एनपीए को बैंक अगर क्या मान ले, डूबा हुआ मान ले, भाई खत्म हो गया, हमारे लिए बिल्कुल काम की नहीं है, पता है कि कुछ यूज नहीं है अभी, तो वो बन जाएंगी फिर लॉस एसेट्स। तो छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, क्रेडिट कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ। क्रेडिट कंट्रोल एक महत्वपूर्ण उपकरण है किसका? कॉमर्शियल बैंक का, एग्जिम पॉलिसी का, फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी? यस, डी, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is a short term debt obligation of the national government that are issued to a mature in 3 to 12 months? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा एक अल्पकालिक ऋण दायित्व है जो 3 महीने से लेकर 12 महीने परिपक्व होने के लिए जारी किया जाता है? कॉमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या ट्रेजरी बिल? यस, ट्रेजरी बिल। थ्योरी के अंदर हमारा आया था ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 15, विद रेफरेंस टू द म्यूचुअल फंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? म्यूचुअल फंड के संदर्भ में से इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओपन एंडेड फंड्स आर ऑलवेज ओपन टू इन्वेस्टमेंट, या ओपन एंड फंड्स आर ऑलवेज ओपन टू रिडम्पशन, या ओपन एंड फंड्स आर ऑलवेज ओपन टू इन्वेस्टमेंट एंड द रिडम्पशन? इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर। हमको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। यस, जो ओपन एंड फंड्स होते हैं ना हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के लिए और रिडेम्पशन करने के लिए हमेशा ओपन रहते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओपन एंडेड फंड। तो इन फंड्स में से कोई लॉक इन टाइम पीरियड या मेच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा साल हम इसके अंदर सेल परचेज हमारी चलती रहती है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर सी सही रहने वाला है, ठीक है। तो कभी भी इसको सेल परचेज कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर ठीक रहेगा। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेटरी गैप इज वाज गिवन। स्फीति की अंतर की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी बाय फिशर, बाय फ्रीडमैन या कीन्स या पीगू? क्या लगता है? यस, कीन्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस का एक ऐसा अमाउंट है जिसके द्वारा हम जो रियल के अंदर हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका जो हमारी जो संभावित पूर्ण रोजगार होता है ना, तो जीडीपी से अधिक होता है। इसके बारे में हमको एक एक्स्ट्रा वाली अमाउंट की हम बात करते हैं, तो इस डिफरेंस। तो ये स्टेटमेंट जो इन्फ्लेटरी गैप किसने गिवन था? ये बाय कीन्स। नेक्स्ट वन इज, पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड बाय। निर्यातकों को पैकिंग क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, कॉमर्शियल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, या एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी?
यस बताओ, हाँ यस। यस, दिस इज गिवन बाय द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बैंक रेट इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स, बैंक रेट कौन सी रेट है जिसके ऊपर बैंक वन इज कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक, या लैंड बैंक टू द कस्टमर्स, या बोरो मनी फ्रॉम द कस्टमर, या लैंड मनी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन तो आई थिंक बहुत सिंपल है। यस, बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक। ठीक है, बैंक रेट। आगे देखते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ द आईएमएफ इज सिचुएटेड इन, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है अपने को। हमारा आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश है? वॉशिंगटन। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। तो प्रेजेंट के अंदर, इसके अंदर हमारे पास देख लेना थोड़ा अपडेटेड लिस्ट हो, तो फिलहाल मेरी नॉलेज तो यही है कि अभी इसका प्रेजेंट के अंदर इसके 189 मेंबर्स हैं। ठीक है, 189। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप शुड बी बेनिफिशियरी इन द करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन की अवस्था में सुधार करने हेतु हमारा जो स्टेप है वो लाभकारी होगा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, या डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, या डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, या नो मॉनेटरी चेंज? यस, एग्जैक्टली। अगर हम डीवैल्यूएशन ऑफ मनी करते हैं तो इससे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारी फॉरेन करेंसी की जो क्वांटिटी है ज़्यादा रिसीव होगी, क्योंकि अब हम माल को निर्यात के बदले में अधिक रुपए की प्राप्ति होगी। हमारा आयात आयात करना थोड़ा और महंगा हो जाएगा, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो है ना उसमें थोड़ा सा वापस आना स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। फेमा वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, इंडिया के अंदर फेमा को कब इम्प्लीमेंट किया गया था? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये रियलिटी में 1999 में पास हुआ था, 1999। ठीक है, ये 1999 पास हुआ था, और इंडिया के अंदर इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है, इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 2000 के अंदर। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अकाउंट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू डेड स्टॉक ऑफ द बैंक, बैंकों के मृत स्टॉक के स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, झूठ है? दे यील्ड ऑन द प्रॉफिट टू बैंक, इससे बैंकों को लाभ प्राप्त नहीं होता, या दीज इंक्लूड फर्नीचर एंड बिल्डिंग, इनमें फर्नीचर भवन शामिल है, दीज आर यूज टू इंक्रीज रेपुटेशन, इनसे प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु उपयोग किया जाता है, दीज आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये गैर निष्पादन संपत्ति है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो डेड स्टॉक ऑफ बैंक, बैंक के डेड स्टॉक के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या लगता है? यस, दीज आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, डेड स्टॉक हमारा यही होता है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका टॉपिक हम भी डिस्कस भी कर रहे थे। ठीक है, डेड स्टॉक ऑफ कंपनी में ये कथन सही होता है। आगे देखते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग इज नॉट नोन एज, ऑनलाइन बैंकिंग को निम्न से किस रूप में नहीं जानते? इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ई बैंकिंग, या इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग? क्वेश्चन वाला बताओ, ऑनलाइन बैंकिंग को हम किस नाम से नहीं जानते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग को किस नेम से नहीं जानते? इज नॉट नोन एज, ऑनलाइन बैंकिंग को किस रूप में नहीं जानते हैं? इंटर बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ई बैंकिंग, या इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग? क्या लगता है?
यस बताओ। यस, इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग। ठीक है। हाँ सुनीता, क्वेश्चन को दोबारा से स्टडी करना तो देखना। तो जो डेड स्टॉक होता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होता, क्योंकि जो डेड स्टॉक होते हैं ना उसके अंदर बैंकों को इन एसेट से कोई भी हमारा प्रॉफिट नहीं होता, और इसके अंदर हमारा फर्नीचर और बिल्डिंग आते हैं, और ये सिर्फ रेपुटेशन बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बट दोज डेड स्टॉक ऑफ कंपनी, डेड स्टॉक ऑफ बैंक इज़ नॉट कॉल्ड द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो एनपीए होते हैं वो डेड स्टॉक से थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है, तो डेड स्टॉक के अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे बैंकों को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता, और बैंकिंग जो बिजनेस होते हैं इनमें इनका रहना आवश्यक होता है। जैसे बैंक की हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, फर्नीचर हो गया, हमारी जो ऑफिस के अंदर यूज़ होने वाली काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इससे हमको बेनिफिट तो नहीं होता, बट बैंकों में होना तो बहुत जरूरी होता है ना। दीज आर कॉल्ड द डेड स्टॉक, दैट्स वाई। बट दैट इज़ नॉट ए एनपीए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। डेड स्टॉक के अंदर लगा लो कि जैसे बैंक की बिल्डिंग हो गई या फर्नीचर हो गया, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? ठीक है, बैठे हैं, चल रहा है, काम चल रहा है, बट उससे कुछ आउटपुट तो निकल कर नहीं आ रही ना, बट उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ डेड स्टॉक कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है सुनीता, कुछ क्लियर हुआ डेड स्टॉक ऑफ बैंक? आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्लास्टिक मनी। इसमें से हमको देखना है कि प्लास्टिक मनी कौन सी नहीं है। चेक नहीं होगा, बाकी तो है स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक नहीं होते ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्ट ही आंसर बता दिया इसका। इसको तो आई थिंक एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है ना। है ना। तो प्लास्टिक के अंदर तो काफ़ी सारे आते हैं ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड भी आता है आजकल एक, फिर एक प्रीपेड कैश कार्ड भी आता है, स्टोर कार्ड भी आता है, स्मार्ट कार्ड भी आता है, बट चेक तो नहीं होता है। आगे देखो, हाउ मैनी लेटर डिजिट देर इन द आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? अपने को ध्यान रखनी है। जो आईएफएससी कोड होता है ना उसके अंदर जो पहले के जो 4 लेटर होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा, इंग्लिश वाले लगा लो। जैसे आपने देखा होगा पीएनबी का पीयूएनबी होता है, एसबीआई का एसबीआईएन होता है। तो ऐसे ऐसे जो पहले के जो लेटर होते हैं ना वो इंग्लिश के अंदर होते हैं, बाकी डिजिट्स होती हैं। पेटीएम का अगर आपने देखा हो तो पी वाई टी एम स्टार्टिंग के हैं। तो इस तरह से हमारे जो पहले की जो लेटर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, और टोटल 11 होते हैं। ठीक है। तो आईएफएससी के अंदर आप अगर आप गूगल पे भी जाएंगे, किसी बैंक अगर आईएफएससी सर्च करोगे आईएफएससी कोड, तो आपको 11 ही डिजिट दिखने वाली हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। डीमोनेटाइजेशन ऑफ द 1500 नोट वाज डन इन द इंडिया। भारत के अंदर कब हुआ था? ये क्वेश्चन तो पता होगा सबको, बताओ जल्दी से। 1000 और 500 के नोटों का कब हुआ था? यस मेरे भाई और बहनों हैं, कल से 1000 और 500 रुपए के नोट नहीं चलने वाले हैं। 8 नवंबर 2016। आगे देखते हैं। क्रेडिट रेटिंग क्या है? इज यूज टू रेट द बोरोवर्स व्हाइल गिविंग द एडवांसेस, या इज यूज टू वर्क आउट परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, या इज यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सीलेंट ऑडिट रेडिट ब्रांचेस, या इज नॉट यूज्ड एनी बैंक। क्रेडिट रेटिंग है क्या है? देखो, यस ये बोरोवर्स को रेट दिया जाता है। ठीक है, व्हाइल गिविंग एडवांसेस। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर द इंटरनेशनल मनी मनी ट्रांसफर फॉर द आरटीजीएस, नेफ्ट, स्विफ्ट या डीडी? तो बहुत सिंपल सा है। तो ऐसा मान लो कि जब भी हमारा फॉरेन से कोई पैसा आना होता है, तो उसको अगर आपके अकाउंट में अगर आपने ट्रांसफर कराना है तो एक शिफ्ट कोड का होना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बता देता हूँ, जैसे जो लोग यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका यूट्यूब जब भी पैसा पे करता है, जब भी आपको मनीटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है ना, तो आपके पास ना बैंक का
आपके बैंक का एक शिफ्ट कोड होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आईएफसी कोड होता है ना, आईएफसी कोड होता है, वैसे ही स्विफ्ट कोड होता है ये। तो इंटरनेशनल मनी अगर आप अपने बैंक में लेना चाहते हैं तो इसके लिए स्विफ्ट कोड होना चाहिए। इस कोड के थ्रू आपका पैसा आपके बैंक में आ जाता है। जैसे इंडिया में ही एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपके पास आईएफसी कोड होना जरूरी होता है ना, आईएफसी कोड। तो वैसे ही अगर फॉरेन का पैसा अगर आपके बैंक में अगर आपको चाहिए तो आपके पास स्विफ्ट कोड होना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हर बैंक का आईएफसी कोड अलग होता है। हर बैंक का आईएफसी कोड अलग होता है। बट स्विफ्ट कोड जो होता है ना, वो काफ़ी सारे एरिया के अकॉर्डिंग बैंकों का एक होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप सोनीपत में रहते हैं, अब सोनीपत के अंदर जितने भी बैंक होंगे ना, मान लो उन सारे बैंकों का एक कॉमन स्विफ्ट कोड होगा। या सोनीपत की बैंकों के अंडर में जितने भी आसपास के गांवों के भी बैंक आ रहे हैं, शहरों के बैंक आ रहे हैं, मान लो एक तो शहर है, तो उन सभी का स्विफ्ट कोड एक ही होता है। तो स्विफ्ट कोड की थ्रू आप जो हमारी फॉरेन की करेंसी आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए आपके पास स्विफ्ट कोड होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आईएफसी कोड हर बैंक की ब्रांच का अलग अलग होता है। पर मान लो 10-15 ब्रांच इकट्ठी हैं तो 10-15 ब्रांचों का एक कॉमन स्विफ्ट कोड होता है। तो स्विफ्ट कोड जनरली बैंक के एम्प्लॉयज को जल्दी नहीं पता होता है। इस कोड के बारे में बैंक के मैनेजर को, जो हायर अथॉरिटीज होती हैं, उनको पता होती हैं। तो आप कभी भी अगर स्विफ्ट कोड लेना चाहते हैं तो जल्दी से बैंकों के एम्प्लॉयज इस बात का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो बैंक के मैनेजर को पता होता है कि स्विफ्ट कोड क्या है, क्योंकि ये जनरली डेली रूटीन के अंदर यूज नहीं होता है। तो देख लेना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यू रिफॉर्म इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में से किए गए सुधारों में क्या शामिल था? डिजिटाइजेशन ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग कंसोलिडेशन, बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, या एजेंसी वर्क? क्या लगता है भारतीय बैंकिंग प्रणाली में किए गए नए सुधारों में क्या शामिल है? डिजिटाइजेशन ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस, या बैंकिंग कंसोलिडेशन, या बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, या एजेंसी वर्क? यस, बैंकों का थोड़ा पुनर्गठन भी हुआ था, बैंकिंग का कंसोलिडेशन भी हुआ था, और डिजिटाइजेशन भी हुआ था बैंकिंग के ऑपरेशंस का। ए और बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ए और बी देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा फिट बैठ रहा है। यस, डेफिनेटली दिस वन। ठीक है, हालांकि बैंकिंग प्रणाली के अंदर, बैंकिंग सिस्टम के अंदर सुधार होने स्टार्ट हुए थे 1991 1921 से ही, पर कंटिन्यू चलते रहे हैं फिर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डिजिटल पेमेंट सिस्टम? इसमें से डिजिटल पेमेंट सिस्टम किसको इंक्लूड करते हैं? आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट, या चेक? इन ऑप्शन में से, चार ऑप्शन में देखो कौन कौन से ऑप्शन हमारे आएंगे। यस, आरटीजीएस और नेफ्ट। ठीक है, तो ए और सी चेक कर लेना। सी। नेक्स्ट वन इज स्कीमिंग इन ई बैंकिंग इज मेथड ऑफ, स्कीमिंग ई बैंकिंग में क्या मेथड है? ये बात, ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी बहुत बार आ चुका है, स्कीमिंग। यस, कुछ लोगों ने तो पहले ही आंसर दे दिया है। स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। यस, स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को चोरी किया जाता है, स्कीमिंग है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा ये ब्लर है ये। दैट रेफर्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और स्ट्रिपिंग द लीगल स्टेटस ऑफ करेंसी, एक मुद्रा की विविध स्थिति को हटाने या छीनने की प्रक्रिया का क्या होता है? डिजिटाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, या डीमोनेटाइजेशन, या माइक्रो फाइनेंस? यस, जब हम किसी करेंसी का लीगल स्टेटस हटा देते हैं तो क्या होता है? वो डीमोनेटाइजेशन होता है ना। अपना हो चुका है ना भाई, 1000 या 500 रुपए के नोट इस तारीख के बाद कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, इनकी वैल्यू लेस हो जाएंगे। तो ये एक आर्थिक गतिविधि होती है, इकोनॉमिक हमारी एक्टिविटी है, उसके अंदर ये करते हैं हम। बैंकिंग ऑन टेलीफोन सर्विस इंक्लूड,
टेलीफोन सर्विस के ऊपर जो बैंकिंग होती है उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? ऑटोमेटिक बैलेंस वॉइस कट, वॉइस आउट, इंक्वायरी ऑल आइटम डिपॉजिट अकाउंट, या डायरेक्ट कैश विड्रॉल, या यूटिलिटी बैंक पेमेंट, या वॉइस आउट लास्ट 5 ट्रांजेक्शन। आपको क्या लगता है जब हम टेलीफोन पे बैंकिंग के सर्विसेज लेते हैं तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? 5 ऑप्शन हमारे को दिए हुए हैं। इन पांचों ऑप्शन में से पांचों के पांचों आंसर भी हो सकते हैं, 4 भी, 3 भी, 2 भी। तो ये देखना आप क्या क्या आंसर हमारे हो सकते हैं। यस, ऑटोमेटिक बैलेंस वॉइस कट तो होता है ना, आपने जैसे ही कॉल कट की आपके पास बैलेंस आ जाता है। फिर इंक्वायरी आल टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ये भी आपको बता देता है, बट डायरेक्ट कैश विड्रॉल तो नहीं हो सकता। बिल पेमेंट की भी आपकी कहीं ना कहीं फैसिलिटी आपको मिल जाती है, ये आपको लास्ट की 5 ट्रांजेक्शन के बारे में बता देता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, ये रहा बी। तो बी आंसर हमारा ठीक रहने वाला है। तो फोन के ऊपर आप कैश विड्रॉल थोड़ी ना कर सकते हो। आपको याद है ना, जैसे जैसे कई बार आप कैश सॉरी कॉल करते हो कस्टमर केयर को तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको सुनाई देते हैं। ये कुछ टोल फ्री नंबर ऐसे भी होते हैं कि आपने मिस कॉल दे के मारी, आपके पास बैलेंस आपके पास आ गया। तो वैसे वैसे बता रहा था कि हमारे टेलीफोन के ऊपर जो आप बैंकिंग सर्विसेज लेते हो उसके अंदर कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। 5 ऑप्शन दिए थे, 5 में से हमको ऑप्शन सेलेक्ट करने थे, 1 2 3 4 5। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन हमारा फिट नहीं बैठ रहा था क्योंकि वो कैश विड्रॉल की बात कर रहा है। क्योंकि किसी टोल फ्री नंबर पे हम कॉल करके बोलेंगे भी कैश विड्रॉल कर रहा है तो आपको कैश तो घर पे नहीं देके जाने वाला कोई, है ना। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट, इसमें से हमको बताना है कि मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, शॉर्ट टर्म लोन मार्केट, या ट्रेजरी बिल।
ओके कोई बात नहीं, वीडियो तो दिख रही थी ना, अभी ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। बाकी के आगे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी किसी और की भी क्लास है, तो बाकी क्वेश्चन हम यहाँ से आगे कवर कर लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन के अंदर आवाज़ नहीं आया होगा, आई नो दैट, बट इट्स ओके। संगीता, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ, बट अभी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स होते हैं इंट्रोड्यूस किसने किए थे? ठीक है, यस, ये हुआ था क्वेश्चन, पहले भी हुआ था, नरसिम्हा राव कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट चूजन फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लिक्विडिटीज, अंतरराष्ट्रीय तरलता के समर्थन के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जाता है? सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट, ठीक है, या स्पेशल ड्राइंग राइट्स, या मल्टीलेटरल नीटिंग, या नीटिंग ऑफ द पेमेंट, भुगतानों का समीकरण करना। यस, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यस, ये हम इंटरनेशनल लेवल पे जब हम लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो उस लिए यूज होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआरस, ठीक है। आगे देखते हैं। द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द रीजनल रूरल बैंक इज, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है इसकी? नाबार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या स्पॉन्सर बैंक? ये क्वेश्चन वैसे पहले भी अपना आ चुका है। द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द रीजनल रूरल बैंक इज नाबार्ड। आगे देखते हैं। द ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज इट्स, स्थायी संपत्ति का सकल पुस्तक मूल्य होता है। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, या हिस्टोरिकल कॉस्ट, या फेयर मार्केट वैल्यू, या रियलाइजेबल वैल्यू? यस, हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाते हैं ना प्रॉपर्टी जिस रेट पर खरीदी गई थी। आगे क्या है? रिपेयर्स ऑफ द सेकंड हैंड मशीनरी परचेज इज डेबिटेड रिपेयर्स अकाउंट। जो सेकंड हैंड मशीनरी की जो हम रिपेयर कराते हैं वो रिपेयर अकाउंट में क्या होता है? इट इज एन एरर ऑफ, अगर उनको रिपेयर अकाउंट में दिखाते हैं तो कौन सी एरर है? कंपनसेटिंग, ओमिशन, कमीशन, या प्रिंसिपल? यस, हमको प्रिंसिपल्स का नहीं पता होता ना, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया, तो ये प्रिंसिपल हमको पता नहीं है मतलब। आगे देखो। द मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटीज, तरलता का सबसे सटीक परीक्षण कौन सा होता है? क्विक रेशो, करंट रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, या नन ऑफ द दीज? यस, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, और इसका अपने को पता है कि ये रेशो होता है 0.5:1। क्विक रेशो के अंदर तो क्या होता है? 1:1। करंट रेशो का 2:1, और इसका क्या होता है? 0.5:1, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैश प्लस बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ही लेके चलते हैं, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज को, ठीक है, ये चीजें ही आती हैं। दैट इज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। यस, कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, ये सब आता है। आगे देखें। इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपीज, अर्निंग पर शेयर इज 4 रुपीज, डिविडेंड पर शेयर इज 2 रुपीज, देन डिविडेंड पे आउट रेशो विल बी, डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होगा? 20, 40, 25, या 50%? तो इसके लिए हमको याद है ना, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर को फॉर्मूला यूज करना होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10, और सॉरी 100% के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%। तो चेक करके देख लेना। फॉर्मूला क्या लगाया हमने?
डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100, तो 50% आ जाएगा ये, 2 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 100। आगे क्या है, टोटल एसेट्स है हमारे पास 8 लाख, करंट लाइबिलिटीज हैं 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 40,000, फेस वैल्यू शेयर का है 10 रुपये। हमको ये बतानी है कि शेयर की वैल्यू क्या होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल एसेट्स हैं 8 लाख, करंट लाइबिलिटीज हैं 2 लाख, शेयर्स है हमारे पास 40,000 रुपये के, 40,000 शेयर्स है, फेस वैल्यू हर शेयर की है 10 रुपये, वैल्यू पर शेयर कितनी होगी हमको बतानी है, वैल्यू पर शेयर कितनी होगी हमको बतानी है। यस, इसमें से बस अब ये देख लो, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज कितनी है। 8 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज 6 लाख, 6 लाख को आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 40,000, तो आपके पास आ जाएगा ये 15। ठीक है, यस ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ द डेट इज 220, कैश बैलेंस इज 20, इक्विटी इज 300, देन द गियरिंग रेशियो इज, गियरिंग रेशियो क्या होगा। यस, डेट हमारे पास 220 है ना, तो 220 में से 20 को माइनस करके देखना, हमारा आएगा 200, और 200 को हमने डिवाइड करना है 200 प्लस 300 से, 200 ठीक है को हमने डिवाइड करना है 200 प्लस 300 से, 500 से मल्टीप्लाई 100 कर देना, हमारे पास गियरिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 40%, काउंट करके देख लेना। यस, तो कंपनी की जो भी डेट कैपिटल होती है और जो शेयर कैपिटल होती है उसके बीच में एक रिलेशन, दैट इज गियरिंग है। ठीक है, तो डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी इसका फॉर्मूला होता है। तो डेट में से हमको पूरा जो कैश होता है हमको माइनस करना होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास देखा था ना, हमारे पास डेट कितना है 220, 220 में से मैंने कैश को माइनस कर दिया, कितना है 20, तो 220 में से 20 को माइनस किया तो ऊपर 200, नीचे डेट प्लस इक्विटी, तो 200 प्लस 300 दैट इज 500, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके ही आया है, तो इसका आप आंसर चेक करके देखना, 40% काउंट अप आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें से हमें एक लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, सरेंडर वैल्यू, इंसेंटिव द शेयर होल्डर, शेयर वारंट, फुली पेड शेयर्स, ये क्वेश्चन हमारा वैसे पहले भी आ चुका है। ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, सिंपल सा है। यस, सरेंडर वैल्यू किसकी होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो ए का आंसर क्या है, ए का आंसर क्या है 2, तो पहला ही आंसर पकड़ ही लो, ए का आंसर अगर 2 है तो ये हमारा सी ऑप्शन है, क्योंकि ये सीधा एक आंसर सी कैच हो गया, क्योंकि एक ए ऑप्शन के 2 है, तो ए क्या 2 है तो आंसर हमारा सी बन जाएगा। तो अगर आपको कोई नहीं भी पता तो आप डायरेक्टली सी आंसर को मैच कर लेना। आगे देखते हैं, आउट ऑफ द एनुअल net annual income the year 42,000, the preference dividend and the equity dividend paid were the 7,000 and the 24,000 respectively, और हमारी जो टोटल इक्विटी कैपिटल है कितनी है 41,000 है। द रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी, हमको बताना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल कितना होगा। ठीक है, तो एक वर्ष की शुद्ध आय कितनी है 42,000 रुपये, में से हमने क्या किया है, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया है 7,000 पर 24,000 पर रिस्पेक्टिवली। तो हमको बताना है कि कुल इक्विटी पूंजी अगर 1,40,000 है तो हमको इक्विटी पूंजी का क्या कंसिडरेशन होगा,
क्या रिटर्न होगा। यस एग्जैक्टली। हमको पता है ना कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने हैं, 42,000। तो 42,000 रुपये में से 7,000 रुपये और 5,000 तुमने ये पे किया, तो डेफिनेटली 35,000 रुपये हमने किसके ऊपर पे किया है टोटल। 7,000 और 24,000, 35,000 रुपये। 35,000 रुपये का हमने डिविडेंड पे किया है। यस अगर हम 42 में से 7,000 को माइनस कर दें तो बाकी तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रह गया ना। तो हमारे पास वैसे नेट प्रॉफिट कितना था 42। 42 में से 7 तो हमने प्रेफरेंस वालों को पे कर दिया, बाकी तो किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए तो 35,000 है, और जबकि पैसा कितना लगाया हुआ है 1,40,000 रुपये। तो आप कंपैरिजन करके देखोगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज कितनी आएगी 25%। मतलब हमने जो कमाया है ना वो रियलिटी में इक्विटी शेयर होल्डर के लिए तो 35,000 अवेलेबल है ना। तो 35,000 रुपये में से दिया 24 है तो बात अलग है, बट अवेलेबल तो 35 है ना। तो 35 को अगर हमने 1,40,000 से कंपेरिजन कराएं तो हमारी रिटर्न कितनी है 25%। ठीक है, तो हमको तो रिटर्न ही चेक करनी थी। क्या चेक करनी थी? रिटर्न। आगे देखते हैं। अर्निंग पर शेयर कितना है, अर्निंग पर शेयर रेशियो है 0.05, अर्निंग पर शेयर ईपीएस इज 8। हमको बताना है कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी कितना। ठीक है, अर्निंग प्राइस रेशियो दिया हुआ है, ध्यान रखना अर्निंग प्राइस रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 0.05, अर्निंग पर शेयर है 8 रुपए। तो मार्केट प्राइस शेयर की हमको बतानी है। यस प्रति अंश आय है 8 रुपए। ठीक है 8, और इधर हमारा अर्निंग प्राइस रेशियो कितना है 0.05। तो आप इसको चेक करके देख लेना, तो हमारे पास 160 का आंसर आ जाएगा। ठीक है 160। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, इफ अर्निंग पर शेयर ऑफ द एक्स कंपनी इज द 15 रुपीज एंड द प्राइस अर्निंग पर रेशियो इज द सिमिलर कंपनी द 10 रुपीज, द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्स विल बी। ठीक है, तो हमारी कंपनी का तो है 15 रुपए, और जबकि जो कॉमन चल रहा है वो है 10। तो मार्केट वैल्यू बतानी है एक्स कंपनी का कितना है। यस प्राइस इनकम रेशियो है ना। यस अब चेक करके देख लेना, इसका 150 आएगा। कैसे बता देता हूं मैं, 10 इज इक्वल टू हमको क्या लगना है, जो प्रति अंश हमारा जो बाजार का जो मूल्य है वो हमको पता नहीं है ना। तो और जबकि हमारे पास कितनी हो रही है, हमारा जो रिटर्न है प्रति अंश आय है ना, जो प्रति अंश पर आय कितनी है 15 रुपए है। हमको बताना है कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य, ये वाला हमारा निकल जाएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 150 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी तो कंपनी की अर्निंग हर शेयर के ऊपर 15 रुपये हो रही है। ठीक है, और जबकि सिमिलर रेट क्या चल रहा है 10 रुपये। तो आप देख लेना, इसको निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो आपको पता चल जाए कि प्रति अंश बाजार का जो मूल्य है। आगे देखते हैं। द डिविडेंड पर शेयर इज द कंपनी इज द रेट 2 रुपीज, अर्निंग पर शेयर है ना, और अर्निंग पर शेयर कितनी है 5 रुपए। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 25 रुपए। व्हाट विल बी द यील्ड। एक कंपनी में लाभांश प्रति अंश 2 रुपए है, प्रति अंश अर्जन 5 रुपए है, और अंशों का बाजार मूल्य कितना है 25 रुपए। तो प्राप्ति क्या होगी। ठीक है, व्हाट विल द यील्ड। यील्ड का अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देख लो, अर्निंग पर शेयर कितनी है 5 है, अर्निंग पर शेयर कितनी है 5, और हमारे पास पता है कि हमारे पास जो मार्केट वैल्यू जो शेयर की है वो कितनी है 25। मल्टीप्लाई कर देना 100 से तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है 20, तो हमारा आंसर आएगा 20।